नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मानसून को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। साथ ही सीएम ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा को प्राथमिकता बताया। सुनिए क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देखिए, आज चूंकि 24 घंटे के लिए यात्रा रोकी थी और मौसम विभाग ने बताया था कि मौसम काफ़ी खराब रहने वाला है। ऐसे में हम यात्रियों की या किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थ यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा, वो हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर ही हम यात्रा का संचालन करते हैं। ठीक है। देखिए, आज उत्तराखंड में बीजेपी की संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामांकन प्रक्रिया थी। इस पर प्रदेश चुनाव अधिकारी विधायक खजान दास ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर मात्र एक नामांकन हुआ है, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का है। इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 नाम सामने आए, जिस पर अब कल यानी प्रांतीय परिषद की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में महेंद्र भट्ट का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है और इसके संकेत इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भी दे दिए ही थे। तो देखिए, इस बार फिर महेंद्र भट्ट को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि कल एक बैठक होगी और इसी बैठक में नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया बहुत लंबे अरसे से चल रही थी। अक्टूबर 24 से संगठन के चुनाव प्रारंभ हुए। इसमें सबसे पहले हमने बूथ अध्यक्षों का चयन हुआ, चुनाव हुआ। उसके बाद मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव हुआ और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना था उसी समय में, किंतु किसी कारणवश वो चुनाव रोक दिए गए थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव जैसा ये बहुत ही ऐसा गंभीर मामला था, इसलिए वो चुनाव कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिए गए थे। अब इसकी प्रक्रिया पूरी होने जा रही है और कल अधिसूचना जारी हुई। आज वाकायदा नामांकन हुआ है। अध्यक्ष पद के लिए एक ही नामांकन आया है और राष्ट्रीय परिषद के लिए 8 नाम आए हैं, जिसकी विधिवत घोषणा कल राष्ट्रीय जो चुनाव प्रभारी के रूप में यहाँ पर आएंगे, वो विधिवत तरीके से जब हमारी प्रांतीय परिषद की बैठक होगी उस दरमियान ये घोषित किया जाएगा। गदरपुर विधानसभा के पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने मानवता की नई मिसाल पेश की है। उन्होंने राजनीति से हटकर विपक्ष के नेता की मदद की। घटनाक्रम ये है कि गदरपुर आर्यनगर गांव में 2 भाइयों ने अपनी जमीन बेचकर बरेली में 17 एकड़ जमीन खरीदी। बाद में पता चला कि भूमाफिया ने गलत रजिस्ट्री कर करीब 2 करोड़ रुपए ले लिए। रजिस्ट्री खारिज कराने के लिए 10 लाख रुपए और मांगने पड़े और पीड़ित पक्ष की काफ़ी खोजबीन के बाद पता चला कि जिन जमीन की रजिस्ट्री हुई है उसका नक्शे में खसरा नंबर नहीं है। पीड़ित पक्ष ने एसएसपी बरेली को शिकायत की। एसएसपी ने थाने को जांच के आदेश दिए, लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। अंत में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने खुद इस मामले को अपनी निगरानी में लिया और बरेली एसएसपी से एफआईआर दर्ज करवाई और विक्रेता पक्ष को बुलाकर विपक्ष के नेता के परिवार को न्याय दिलाया। एक मामला था, मेरे साथी हैं अरविंद आर्या जी, उनकी प्रॉपर्टी का एक मामला बहुत फंस गया था। उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी इधर कहीं बरेली साइड में और उसका पैसा देने के बाद भी वो आदमी ज़मीन नहीं दे रहा था। उन्होंने कहीं पांडे जी से कहा होगा और पांडे जी ने पूरा भरसक उसमें मदद की और मदद करने के बाद वो उसमें काफ़ी राहत मिली है और पैसा भी इनका रिटर्न हो गया है। तो इन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी ऐसे पांडे जी ने मेरी मदद की है और आप भी मेरे साथ चलेंगे उनका धन्यवाद करने के लिए। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करने आया था। जब चुनाव होता है तो आम जनता इन्हीं उम्मीदों से सांसद और विधायक बनाती है। तो जब ऐसा कोई संवेदनशील विषय है कि किसी व्यक्ति के साथ जालसाजी हो जाए, 420 हो जाए, तो ऐसे विषय को जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे किसी पक्ष का व्यक्ति हो, किसी जाति संप्रदाय का हो।
उसको आउट ऑफ वे जाकर सही व्यक्ति की, पीड़ित व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। इस जो अरविंद आ गया है, फ्रीडम फाइटर के पोते हैं, उनका गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का है। तो इनके साथ बरेली में कुछ लोगों ने जालसाजी की और मैं वहां के जो एसएसपी हैं, बरेली के एसएसपी, मैं उनका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। उत्तराखंड बीजेपी में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन के बाद कांग्रेस ने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता का आरोप है कि बीजेपी में लोकतंत्र की अंतिम सांसें चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान सिर्फ महेंद्र भट्ट द्वारा नामांकन किया गया, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र अब केवल दिखावा बनकर रह गया है। उन्होंने कहा है कि स्थिति अघोषित आपातकाल जैसी है, जहां अन्य दावेदार नेताओं को बिलों में छिपा रहने का अप्रत्यक्ष आदेश दे दिया गया है। भाजपा का दीन ईमान सब कुछ बिक गया ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमारे वहां एक व्यक्ति एक पद की नीति पर हम चलेंगे। हमने 2012 से 17 के बीच में देखा कि अजय भट्ट जी नेता प्रतिपक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। अब हम देख रहे हैं कि होनहार काबिल लोगों का इतना टोटा हो गया है अपने को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा में, कि महेंद्र भट्ट को एक बार पुनः रिपीट करने जा रही है भाजपा, ऐसी खबर आ रही है। ऐसे में महेंद्र भट्ट अकेले वो व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री की नीतियों की और मुख्यमंत्री की पीठ ठोकने का काम करते हैं। लगातार ढोल पीटते हैं पूरे प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री की वो नीति कितना ही फुसबम साबित हो। राज्य में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका संगठन में लोकतंत्र है और हर प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। पार्टी संगठन के संविधान के अनुरूप ही महेंद्र भट्ट ने अपना नामांकन दाखिल किया है। देखिए, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के संविधान को पढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी की हमारे चुनाव प्रक्रिया को समझेंगे, तब आपको ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। नीचे जो स्थानीय इकाई है वहाँ से शुरू होता है और उसमें आपस में बातचीत करके हम लोग सब कुछ करते हैं और इसमें लोकतंत्र के सारे जो नियम हैं उनका पालन भी हम लोग करते हैं। इसलिए आप ये जो हमारी प्रक्रिया है ये बहुत ही उपयुक्त प्रक्रिया है और देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल इतना रोबस्ट सिस्टम के साथ काम नहीं करता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी में नारायणबगड़ में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के लिए दावेदारी कर रहे उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नारायणबगड़ के प्रभारी उषा रावत ने बताया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीत का परचम लहराएगी। आज क्षेत्र की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और केंद्र सरकार की नीतियों से परेशान है, जिसका जवाब जनता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नारायणबगड़ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। आप देखिए, जहां एक त्रिस्तरीय पंचायत का जो चुनाव 2 चरणों में किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें मंच पे सरकार करती है कि हम ही देश से चुनाव करेंगे, लेकिन अब सब लोगों को दुर्भाग्य है। देखिए, सब लोग देख चुके हैं कि यह सरकार की कथनी और करने में क्या अंतर है। और तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास का नाम की जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिता करके सदन में भेजेगी और वो लोग पूर्ण तरीके से क्षेत्र के हित के लिए अपने बातें सदन में रखेंगे। यहाँ पे चुनाव के संबंध में चर्चा हुई है। मैं यहाँ पे प्रभारी के रूप में आई हूँ और अभी हमने बैठक में जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ पे मजबूती से अपनी दावेदारी रखी है और जितने भी संभावित हमारे प्रत्याशी हैं मैंने उनका पैनल बनाया है और इसको आगे जाकर मैं अपने जिलाध्यक्ष को दूंगी। और इस समय हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से क्षेत्र में चुनाव लड़ेगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस समय कांग्रेस पार्टी पूरे परचम के साथ, बहुमत के साथ जिले में से लेकर ब्लॉक से लेकर के ग्रामीण में जितने भी प्रधान तक हम अपने प्रत्याशी को लड़ाएंगे और जीत कर जाएंगे। अगली खबर भी उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश संगठन चुनाव के लिए बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम
देहरादून पहुंचे और साथ ही कैबिनेट मंत्री अजय टम्टा, जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल और हिमांशु चामोली ने अपनी टीम के साथ जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। एयरपोर्ट से दोनों नेता देहरादून रवाना हुए। उत्तराखंड में भारी बरसात के बीच भी चारधाम यात्रा चल रही है। हालांकि बीते दिन चारधाम यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से चारधाम यात्रा सुचारू कर दी गई है। अब तक कितने श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और कितनों ने पंजीकरण कराया है, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही सतपाल महाराज ने यात्रियों से बारिश के अलर्ट को देखते हुए यात्रा करने की भी अपील की है। तो देखिए, एक दिन के लिए यात्रा को स्थगित किया गया था, लेकिन अब यात्रा को सुचारू कर दिया गया है। और हमने सभी जो श्रद्धालु लोग जा रहे हैं उनसे आग्रह किया है कि मौसम की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इस प्रकार से चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा में कुल मिलाकर के 46,77,700 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। और यमुनोत्री धाम में अब तक 5,54,260 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में 5,69,057 लोग दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में 13,09,547 और बद्रीनाथ धाम के अंदर 10,83,990 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में अब तक 1,85,247 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इस प्रकार से हमारे चार धाम और हेमकुंड साहिब के अंदर 47,02,099 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तहसील में सभी विभागों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। डोईवाला के शाही दुर्गा मल डिग्री कॉलेज के परिसर में उत्तराखंड पुलिस के साथ तहसील प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और अन्य विभागों के साथ ही आपस में तालमेल बनाते हुए सबको ब्रीफ किया गया। अगर आपदा जैसे हालात सामने आते हैं तो मिलकर राहत और रेस्क्यू कार्य करना है। मौके पर एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढोंडियाल ने भी सभी विभागों की तैयारियों को परखा है और उनके उपकरणों को भी जांचा है। आज हमने आपदा के दृष्टिगत एक मॉक ड्रिल किया था, जिसमें ये सूचना थी कि केशव बस्ती में हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया था जहाँ पे जल भराव की शिकायत आई थी। उसके बाद हमने टीम मूव करी, तो लगभग 9 बजे हमारे पास शिकायत आई और विभिन्न टीमें, जिसमें राजस्व विभाग था, नगर पालिका थी, फॉरेस्ट था, एसडीआरएफ थी, एनडीआरएफ थी, पुलिस विभाग था, मेडिकल टीम थी, सभी ने अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ठीक से निभाई और वहां से रेस्क्यू किया। इधर नैनीताल में भी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष नैनीताल और तहसील स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम टीम ने मॉक ड्रिल किया है। मॉक ड्रिल पर जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा परिचालन केंद्र से स्थिति की निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को समय से पहले और प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। हल्द्वानी तहसील कार्यालय में स्टेजिंग एरिया तैयार कर विभिन्न विभागों की टीमों को घटनास्थल की ओर रवाना किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान 6 घायलों को नाले क्षेत्र से सुरक्षित निकाला गया, जिनमें से 4 को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सुशीला तिवारी चिकित्सालय पहुंचाया गया। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि डिजास्टर डज नॉट किल्स, ह्यूमन अनप्रिपेयर्डनेस डज। उसी को चरितार्थ करते हुए ये आज की पूरी मॉक ड्रिल थी, जो तपोवन स्थित स्थान जो है, तपोवन कॉलोनी के नाम से है, देवखड़ी क्षेत्र में, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की सूचनाएं यहाँ पे आई हैं। तो इसी में एक सिचुएशन क्रिएट करी गई थी, जिसमें मलबा के कारण कुछ लोग घायल होने और फंसे होने की कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इसमें जनरली डिजास्टर की 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रहती है, जिसमें डिजास्टर प्रिवेंशन, डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर रेस्टोरेशन की कार्रवाई होती है। यहाँ पे जो भी हमने कवायद देखी थी वो डिजास्टर मिटिगेशन की थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर गदरपुर से है, जहां उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्रों में आपदा से निपटने और पूर्व तैयारियों के मद्देनजर हरिपुरा जलाशय में मॉक ड्रिल की गई। परगना मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमृता शर्मा ने बताया कि गदरपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम कुल्हा स्थित हरिपुरा जलाशय में मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत और बचाव कार्य कराए गए। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, डॉक्टरों की टीम, पुलिस प्रशासन और राजस्व टीम ने 25 लोगों को और 20 बकरियों को आपदा से बचाया है।
तो देखिए 25 लोगों और 20 बकरियों को बचाया गया है। मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था। इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने हिस्सा लिया है। लोगों को भी सतर्क रहने की इस दौरान सलाह दी गई है। ये हमें सिंचाई विभाग से सूचना प्राप्त हुई थी कि जलस्तर बढ़ रहा है और इसमें लगभग 15 से 20 परिवार फंसे होने की सूचना थी और कुछ फंसे होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में 25 लोगों को, जिसमें 20 वयस्क और 5 अवयस्क को रेस्क्यू किया गया। इसके अतिरिक्त पशुओं में 10 बकरी एवं 6 भेड़ों का रेस्क्यू हमारे द्वारा किया गया है। ये आपदा प्रबंधन का एक मॉकड्रिल का आयोजन किया गया था और जिसमें हमारी मेडिकल स्वास्थ्य विभाग की टीम से डॉक्टर संजीव सरना जो हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं सीएचसी गदरपुर से, और बाकी डॉक्टर्स की टीम, मेरा डॉक्टर प्रशांत चौहान और डॉक्टर विकास सचान, हमारी टीम द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया और एक व्यवस्था इस तरीके से बनाई गई कि 20 लोगों के लगभग 1-2-3 परिवार जिसमें मान के चलते वो हरिपुरा जलाशय में बाढ़ के अंदर डूब गए थे या फंस गए थे। उनको पहले एनडीआरएफ की टीम द्वारा निकाला गया। उसके बाद फिर हमारे द्वारा उनको एम्बुलेंस के द्वारा पहले वहाँ पे प्राइमरी एड दिया गया। उसके अतिरिक्त फिर हम यहाँ बच्चों को लेकर के और फिर हमने यहाँ पे उनका प्राइमरी एड किया। जो बच्चे जो परिवार ऐसे थे कि जिनका हम प्राथमिक उपचार यहीं पे कर सकते थे, उनको हमने यहाँ पे किया। अन्य मेरे 9 साथी यहाँ पे आए हुए थे। स्टेजिंग एरिया हम लोगों ने स्टैब्लिश किया। स्टेजिंग एरिया में हम लोगों ने जो बोट होती है, पहले से पता था कि पानी वाला सिनेरियो है, तो हम लोगों ने पानी वाला जो कि हमारा उपकरण होता है वो लेके आए थे। जैसे बोट हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ जैकेट हो गया और इम्प्रोवाइज डिवाइस होते हैं। तो हम इसको लेके इंसिडेंट साइट पर पहुँचे थे, जो कि यहाँ से स्टेजिंग एरिया से 300 मीटर की दूरी पर था। हमारे रेस्क्यूअर्स वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने टोटल 25 लोगों को जो रेस्क्यू किया, उसमें से 20 अडल्ट थे, 5 चिल्ड्रन थे। और सर मेरा इसमें एक और चीज़ कहना है, जैसे हम ये तो इनसे तो एक मॉक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन लोगों को जैसे इम्प्रोवाइज डिवाइस के रूप में बॉटल, पानी की बॉटल का हम यूज़ कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमारी ये मॉक सफल मानी जाएगी। चमोली में लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार की सुबह घनियाल गांव में रमेश चंद्र जोशी और मोहन चंद्र जोशी के आवासीय मकान के पीछे और गौशाला में मलबा आ गया। घटना में किसी भी तरह की जानमाल की कोई हानि नहीं हुई है। रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि सीमा सड़क संगठन की लापरवाही के कारण ये घटना हुई। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सीमा सड़क संगठन ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान ब्लास्टिंग से उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। लालकुआ में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की गैर मौजूदगी में खानापूर्ति के लिए रेलवे क्रॉसिंग और खड्डे मोहल्ले में आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और नगर पंचायत की टीम ने हिस्सा लिया है। इस दौरान 8 लोगों का रेस्क्यू कर एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया है। इसके अलावा अन्य 2 घायल लोगों को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उपचार के बाद उनको घर भेज दिया गया है। तो देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें जिला पंचायत के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ साथ फायर ब्रिगेड ने भी हिस्सा लिया है। लोगों से सावधानी बरतने की इस दौरान अपील भी की गई है। इसी प्रकार जो तीसरी घटना थी लालकुआ, जो आपका रेलवे क्रॉसिंग के आसपास की जो आबादी का क्षेत्र है, वहाँ अत्यधिक पानी भरने से कुछ बच्चे जल भराव वाली स्थानों पे फंस गए थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया है। उसमें भी हमारी नगर पंचायत की जो टीम थी उसके द्वारा पंप लगा के पानी की निकासी कराई गई है और जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में पूरा आपका पानी की जो आपूर्ति उसको बाधित होने के कारण वहाँ पे टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है। एक अस्थायी शेल्टर होम वहाँ पे आपका मेडिकल भवन में बनाएगा। और उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।